नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के ऑफिस में। हर्षवर्धन जैसे ही अपनी कंपनी में पहुंचा, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग शुरू कर दी गई। हर्षवर्धन काफी रौबदार अंदाज में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इधर उधर की बातें करके इतरा रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे, वो हर्षवर्धन के आते ही चुप हो गए। हर्षवर्धन का ऑरा ही इतना खतरनाक था कि उसके सामने किसी की जबान नहीं खुलती थी। ऊपर से जब भी कोई हर्षवर्धन को गुस्सा दिलवाता था तो वह अंडरवर्ल्ड किंग की हिट लिस्ट में आ जाता था। इसीलिए हर्षवर्धन का ऑरा और खतरनाक हो जाता था। हर्षवर्धन एक नज़र सबकी ओर देखकर थोड़ा कड़क आवाज में पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस बोर्ड ऑफ मीटिंग का पर्पज क्या है? वह भी इतनी इमरजेंसी में आप लोगों ने मीटिंग क्यों बुलाई है? क्योंकि कंपनी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है और ना ही कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई है और ना ही कोई बड़ा घोटाला हुआ है। तो इस मीटिंग का पर्पज क्या है? तो एक शेयर होल्डर जो हर्षवर्धन को नीचा गिराना चाहता था, वह कड़क आवाज में बोला, मिस्टर रावत, मुझे पता है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खोने वाले हैं? क्या आपको वह न्यूज़ नहीं मिली? यह सुनकर हर्षवर्धन अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? और भला हमारी कंपनी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से क्या लेना देना? यह बिजनेस की दुनिया है। यहाँ पर कोई प्लानिंग प्रोटीन नहीं चलती। यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट होते हैं या फिर अपने हाल फिलहाल में अपना करियर बदल कर लिया है। हर्षवर्धन की इंसल्ट सुनकर वह डायरेक्टर चुप हो जाता है। कुछ और डायरेक्टर्स को भी कुछ ना कुछ बोलना था, लेकिन वह जानते थे कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो हर्षवर्धन उन्हें बर्बाद करने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। तभी हर्षवर्धन के चाचा इतराते हुए बोले, हर्षवर्धन, इतना उड़ने की जरूरत नहीं है और तुम्हें हार मान लेना चाहिए कि तुम इस कंपनी को नहीं संभाल सकते। वैसे भी तुम अभी बच्चे हो। यह सुनकर हर्षवर्धन की आईब्रो उठ गई। वह अपने चाचा को एक नजर ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है? अब सड़क से उठाया हुआ कचरा भी मुझे बिजनेस की नॉलेज देगा? वैसे आप भूल रहे हो कि मैं महेश 15 साल की उम्र से बिजनेस करता आ रहा हूँ। मैं कहीं बंद हो चुकी कंपनियों को टॉप पर पहुंचाया है और आप आकर मुझे बिजनेस सिखा रहे हैं। क्या यह कोई मजाक से ज्यादा है? वही अपनी इंसल्ट सुनकर हर्षवर्धन के चाचा टेबल पर हाथ पटकते हुए खड़े हो गए और गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, हर्षवर्धन, तुम्हें पछतावा होगा मेरी बेइज्जती करने का। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना होगा। वही उसे हाइपर होता देख हर्षवर्धन डरावनी आवाज में बोला, मिस्टर जयेश रावत, भूलिए मत, आप मेरे सामने जिंदा खड़े हैं। उसकी सिर्फ एक वजह है, मेरी दादी। वरना जैसी आपकी हरकत है और जैसे जैसे घटिया आपने काम किए हैं, उसके चलते मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको जिंदा छोड़ूं। इसलिए अपनी औकात से ज्यादा ऊंची आवाज मुझे पसंद नहीं है। लगता है आपके अंदर से मेरा खौफ चला गया है। इतना बोलकर वह अपनी 2 उंगलियां अपनी गर्दन पर फिराने लगा। उसके ऐसा करते ही वहां बैठे हुए हर एक शेरहोल्डर के चेहरे पर पसीना आने लगा था। जयेश रावत भी 2 कदम पीछे हट गया था। वह हर्षवर्धन की हरकत का मतलब साफ साफ जानता था कि हर्षवर्धन को गुस्सा आ रहा है और उसका सेक्रेटरी रजत तो डर से कांपने लगा था। उससे तो साक्षात अपने सामने यमराज नजर आ रहा था, क्योंकि यह तरीका अंडरवर्ल्ड किंग का है। वह किसी को बर्बाद करने से पहले बिल्कुल ऐसा ही करता था। वहां बैठे हुए किसी की भी अब मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़े होते हुए रौबदार आवाज में बोला, इनमें से जो हमारे साथ लॉयल है उन्हें छोड़ दो। उसके अलावा हर किसी को कंपनी से बाहर फेंक दो और ध्यान रखना कि वह बिजनेस इंडस्ट्री में किसी के साथ भी काम ना कर पाए। इतना बोलकर वो अपनी तीखी नजरें सब पर डालता है और वहां से अपनी ऑफिस की ओर चला जाता है, क्योंकि उसने और भी कई सारी चीज देखनी थी। वह इन सबको ऐसे ही बेदरकारी से नहीं ले सकता था। उसे पर भी काफी काम का बॉस था। ऊपर से ऐसे क्रिटिकल टाइम में तो वह बिल्कुल भी अपने काम से पीछे नहीं हट सकता था। वैसे तो वह जब भी अनाया के साथ होता था, वह अपने काम को डिले कर देता था और देर रात तक जगकर काम करता था ताकि वह अपना वक्त अनाया के साथ गुजार सके। प्रेसिडेंट के विला में दूसरी ओर एक बड़े से प्राइवेट विला के बाहर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई थी, जैसे वहां पर दुनिया का कोई कीमती खजाना छुपा हुआ हो। यह विला किसी और का नहीं, देश के प्रेसिडेंट का था। वहां पर एक कार का काफिला आकर रुकता है। उस काफिले को देखकर
वहां की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे गार्ड बाहर निकले थे। अभी उनमें से कोई गार्डों कोई एक्शन लेता है। तभी विला के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। उसके चेहरे पर काफी मैच्योरिटी थी और वह काफी गंभीर नजर आ रहा था। वह आगे आते हुए बोला, शांत हो जाओ, वह प्रेसिडेंट के लिए आए हैं। इतना बोलकर वह आगे आया। उस काफिले में से भी पहले आगे की कार और फिर पीछे की कार से गार्ड्स निकले और उनमें से 2 गार्ड्स आगे आए और बीच के कार का गेट खोला, जिसमें से 2 लंबे पैर बाहर आए, जिसने सर से लेकर पांव तक काले कपड़े पहने थे। ऊपर यूनिक तरह का सफेद हुडी वाला डॉक्टर का कोट पहना था, जिस पर काफी यूनिक लोगो था। उसे देखते ही वह आदमी पहचान गया। यह कौन है? वह आगे आते हुए उन्हें ग्रिट करके बोला, डॉक्टर एना, हम बहुत शुक्रगुजार है कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ आए। प्लीज आप हमारे साथ चलिए। इतना बोलकर वह अनाया को आगे चलने का इशारा करता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा, यह हमारी हीरोइन अनाया ही है, जो अपने हैंडसम हब्बी की मदद के लिए आगे आई थी। वह लोग जैसे ही अंदर जाने लगते हैं, अनाया के पीछे उसकी सेक्रेटरी रेशमा भी जाती है। उसका भी चेहरा छुपा हुआ था और उसने भी ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने थे। अनाया बाहर गार्डों की ओर इशारा करती है, तो वहां खड़े सारे गार्ड चारों ओर फैल जाते हैं। वहां की सिक्योरिटी देखने के लिए थोड़ी ही देर में वह लोग हॉल में थे। वही हॉल में कुछ लोग बैठे हुए, जिनके चेहरे काफी गंभीर थे, लेकिन उनमें से एक चेहरा देख सेक्रेटरी रेशमा चौंक गई। कौन थे हॉल में वह लोग? किसे देखकर सेक्रेटरी चौंक गई थी? और क्या अनाया अपने पति की मदद कर पाएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।